इस वीडियो में हम देखेंगे रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से पार्ट 3, जिसमें कंपैरिजन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आपको करने होते हैं। आप सबके एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चंस कंपैरिजन से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से पार्ट 3। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से 2 पार्ट मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, जो आपके बेसिकली रैंकिंग के ऊपर आधारित हैं। तो आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कॉर्नर में लिंक मिलेगा, आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या? आपके एग्जाम में आपको हाइट को लेकर के, वेट को लेकर के, एज को लेकर के, इंटेलिजेंस को लेकर के, इस तरह के कंपैरिजन के वीडियो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि कोई पर्सन है जो दूसरे से कितना भारी है या उससे छोटा है। तो ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में 2 से 3 नंबर के लगभग आजकल पूछे ही जा रहे हैं। जैसे भी हमने देखा था IBPS PO का एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो वही क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। अब पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाऊं, इससे पहले आपको होमवर्क देना चाहूँगा, अगर आपने नहीं किया हुआ है पहले से। तो सबसे पहली बात तो आप कोडेड इनइक्वालिटी के जो वीडियोस हैं उनको जा कर के देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताए हैं कि जो वर्ड लिखे रहते हैं, जैसे लिखा होगा ए नीदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या होता है और इसे कैसे आप बहुत ही जल्दी डेसिफर कर सकते हैं, बहुत जल्दी समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको ए और बी के बीच में कौन सी इनइक्वलिटी का साइन लगाना है। क्योंकि ये जो पूरा आपका ऑर्डरिंग का पार्ट होगा इस वीडियो में, पूरा इनइक्वलिटी पे ही बेस्ड होता है। तो आप वहाँ पे जा कर के सबसे पहले उसे पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैं आपसे कुछ और स्पेशल केसेस डिस्कस करूँगा कि अगर इस तरह के अगर लिखे आते हैं आपके क्वेश्चन में तो इनका मतलब क्या होगा। तो मेरे ख्याल से आप उसे देख लेंगे, उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, और अगर आपने देखा हुआ है तब आपके लिए आसान होगा। अब कुछ यहाँ पे अगर आपके सामने स्टेटमेंट इस तरह के लिखे आएंगे तो इनको आप कैसे समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। एक एक करके मैं लेता हूँ। जैसे अगर लिखा होगा पहला कि ए इज़ एज टॉल या एज शॉर्ट, कुछ भी लिखा हो, टॉल या शॉर्ट, एज बी। अब यहाँ पे मैंने हाइट को लेकर के बताया है, सारा जो एग्जांपल दिया हाइट को लेकर के है। हाइट के अलावा यहाँ पे वेट को लेकर भी आ सकता है, कह सकता है ए इज़ एज हैवी और ए इज़ एज लाइट एज बी। तो वो आप समझ लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आपका बनेगा उस हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहीं भी आपका इस तरह का लिखा आएगा ए इज़ एज टॉल एज बी, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बराबर। मतलब ए किसके बराबर है? बी के बराबर है। कि मतलब ए उतना ही लंबा है जितना कि बी, या ए उतना ही छोटा है जितना कि बी। मतलब क्या होगा? ए बराबर में बी। ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। अगर ऐसे आता है ए इज़ नॉट एज टॉल एज बी, कि ए बी के जितना बड़ा नहीं है, तो इसमें 2 केसेस बनते हैं। या तो ए आपका क्या होगा? बी से बड़ा होगा। मतलब ये बता दिया ना कि ए इज़ नॉट एज टॉल एज बी, तो मतलब बराबर हाइट का नहीं है। तो या तो ए बी से बड़ा होगा या तो फिर ए बी से छोटा होगा। तो इसमें 2 केसेस में से आप डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा वाला केस ट्रू होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? ए इज़ नॉट एज टॉल एज बी, मतलब ए बी जितना बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? ए छोटा है। कंपैरिजन हमेशा अपने से हाई वैल्यू की जा रही है यहाँ पे, कि ए बी से बड़ा नहीं है या बी जितना बड़ा नहीं है। तो मतलब क्या है? ए क्या है? छोटा है। तो इस केस में आपको सेकंड वाला ये जो कंक्लूजन होता है इसको नहीं लेना है। इस केस में लेना है ए इज़ लेस देन बी। ठीक इसी तरह अगर ऐसे आता है ए इज़ नॉट एज शॉर्ट एज बी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए उतना छोटा नहीं है जितना कि बी है। मतलब क्या है? यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये वाला कंक्लूजन आपको लेना होगा अपना आंसर निकालने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये दोनों 3 समझ में आया होगा आपको। सेकंड और थर्ड वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो समझ के रखिएगा। यहाँ पे बात क्या की जा रही है? ए इज़ नॉट एज टॉल एज बी, कि ए उतना बड़ा नहीं है जितना कि बी बड़ा है। मतलब बी ए से बड़ा है, ए उससे छोटा ही है। तो यहाँ पे ये लेंगे। और सेकेंड केस में ए इज़ ग्रेटर देन बी। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। क्या है? ए इज टॉलर देन बी, कि ए क्या है? बी से बड़ा है। तो ये तो सिंपल है, ए इज टॉलर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। इस तरीके से आप इसे डिनोट कर सकते हैं। फिफ्थ वाला देखिए क्या है? ए इज टॉलर देन
ओनली बी। अब यहाँ पे जो ओनली लगा हुआ है शब्द, इसका मतलब क्या निकलता है इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। ए इज टॉलर देन ओनली बी, तो लिखा तो इसे ऐसे ही जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, लिखा ऐसे ही जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है ये देखिएगा कि ए क्या है, केवल बी से बड़ा है। समझ रहे हैं, ए केवल और केवल बी से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि बी क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, बी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ओके, तो इस तरह का अगर आता है सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ और आपको बताना हो तो आप आसानी से बता सकते हैं कि बी क्या होगा, सबसे छोटा पर्सन वहाँ पे होगा, केवल एक स्टेटमेंट को पढ़कर ही। लेकिन अगर आप समझ सकते हैं तो कि ए केवल और केवल क्या है, बी से ही बड़ा है और किसी से भी बड़ा नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे दिया रहे जैसे ए बी सी डी ई एफ, ऐसे कई सारे पर्सन्स दिए रहे हैं और ऐसे लिखा रहे ए इज टॉलर ओनली बी, तो ए इज टॉलर देन ओनली बी का मतलब क्या होगा कि ए केवल बी से बड़ा होगा और इन सभी से, सी डी ई एफ जो भी हैं, इन सब से क्या होगा, छोटा ही होगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह 7th वाला क्या है, देखिए ए इज शॉर्टर देन बी, इसका मतलब ए इज लेस देन बी, ये तो समझ सकते हैं। 8वां वाला क्या है, ए इज शॉर्टर देन ओनली बी, ये भी लिखा ऐसे ही जाएगा, ए इज लेस देन बी। लेकिन अगर ऐसे पर्सन्स होंगे ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे 5-6 पर्सन्स ऐसे अगर लिखे होंगे और ये लिखा होगा ए इज शॉर्टर देन ओनली बी, इसका मतलब क्या होगा कि ए केवल और केवल बी से ही जो है छोटा है और किसी से छोटा नहीं है। मतलब सी डी एफ से क्या होगा, ए बड़ा होगा, केवल ए बी से छोटा होगा और किसी से छोटा नहीं होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कंक्लूजन कि बी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। ये थ्योरी पार्ट है, कई लोगों को बोरिंग भी लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी, यही इसी को कहते हैं बेसिक्स, यहाँ पे समझने में गलती कर दी फिर ज़िंदगी भर आप गलती ही करते रहते हैं। ये समझ लिया तो आगे आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने इस पे थोड़ा सा टाइम इसीलिए दिया था कि आपको कम से कम ये बेसिक्स बता सकूं। इसके बाद आप क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूं मैं, फिर धीरे धीरे हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे आपको सॉल्व करना होगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके इसको देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब इस पार्ट में जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन लिए हुए हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। और मुझे जहाँ तक लगता है जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें गलतियाँ कम होती हैं, जो ये लो लेवल के क्वेश्चंस इसमें गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और कई जगह पर वो मिस्टेक कर बैठते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम करेंगे इसे। पहला क्वेश्चन क्या है, 5 चिल्ड्रन वर एडमिनिस्टर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट टू नो देयर इंटेलेक्चुअल लेवल्स। ठीक है, 5 बच्चों को साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजारा जा रहा है कि कितने वो इंटेलिजेंट हैं, ये इंटेलेक्चुअल लेवल उनका देखने के लिए। इन द रिपोर्ट साइकोलॉजिस्ट पॉइंटेड आउट दैट, कि रिपोर्ट के बाद साइकोलॉजिस्ट ने क्या पॉइंटेड आउट किया है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दैट द चाइल्ड ए इज लेस इंटेलिजेंट दैन द चाइल्ड बी। तो जैसे जैसे आपको यहाँ पे स्टेटमेंट मिलते जाएंगे आपको उसको इनइक्वलिटी के रूप में कन्वर्ट करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द चाइल्ड ए इज लेस इंटेलिजेंट दैन द चाइल्ड बी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे ए इज लेस दैन बी। इंटेलिजेंट फिर इंटेलिजेंट वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल इसको इस रूप में हमको लिख लेना है। फिर आगे पढ़िए, द चाइल्ड सी इज लेस इंटेलिजेंट दैन द चाइल्ड डी, कि चाइल्ड जो सी है वो क्या है, चाइल्ड डी से लेस इंटेलिजेंट है, तो इसको भी हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। द चाइल्ड बी इज लेस इंटेलिजेंट दैन द चाइल्ड सी, और चाइल्ड जो बी है वो चाइल्ड सी से लेस इंटेलिजेंट है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। एंड द चाइल्ड ए इज मोर इंटेलिजेंट दैन द चाइल्ड ई, और जो चाइल्ड ए है वो चाइल्ड ई से क्या है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच चाइल्ड इज़ द सेकेंड मोस्ट इंटेलिजेंट, कि कौन सा चाइल्ड क्या है, सेकेंड मोस्ट इंटेलिजेंट है। मतलब आपको अगर यहाँ पे आप रैंक अरेंज कर दीजिए कि सबसे बुद्धिमान कौन है, उसके बाद कौन है, तो आपको सेकंड नंबर वाला बताना है कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। तो आप कैसे बता सकते हैं, आप इससे पहले आपको ऑर्डरिंग निकालनी होगी, किस ऑर्डर में बच्चों को रखा जाएगा उनके बुद्धिमानी के लेवल को देखते हुए। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट लीजिए, क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है ए इज़ लेस देन बी। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, या तो ए को ले लीजिए या तो बी को, जो भी दोनों में हो, किसी एक को लेकर के नेक्स्ट आप देखिए कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं ए को लेता हूँ तो ए और कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए इज़ ग्रेटर देन ई, तो मैं यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन ई ये लिख लेता हूँ।
फिर नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ बी के लिए, तो बी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो बी इससे ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बी इज लेस देन सी, तो मैं लिख लेता हूँ बी इज लेस देन सी। फिर क्या लिखा हुआ है सी, तो सी पे आ जाते हैं, तो ये देखिए कनेक्ट होता जा रहा है अपने आप ही, बी इज लेस देन सी क्या, फिर सी से हमको ऊपर वाले का लिंक मिला कि क्या है, सी इज लेस देन डी, सी इज लेस देन डी। ये हमने क्या बना लिया इसका ऑर्डरिंग। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा गया, विच चाइल्ड इज द सेकेंड मोस्ट इंटेलिजेंट। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है कि अगर आपने इस तरीके से इसको बनाया है, सोचते हैं सेकेंड मोस्ट इंटेलिजेंट, तो बहुत सारे लोग इसमें ए आंसर लगा के चले जाते हैं, सोचते हैं 1 है और ये 2 है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखिए तो बढ़ते हुए क्रम में हमने ये लगाया हुआ है इस ऑर्डरिंग को, ठीक है। मतलब ई क्या है, सबसे कम बुद्धिमान है, उसके बाद ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर सबसे बुद्धिमान कौन है, डी। तो हमको सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट निकालना है, मतलब आंसर क्या होगा, सी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको बनाना कठिन है या इसको समझना कठिन है, मैं कहने का प्रयास बस इतना कर रहा हूँ, बस इसका आंसर देना कई बार जल्दीबाजी में आपके लिए गड़बड़ कर देता है। तो ध्यान से यहाँ पे आपको देखना होगा क्या पूछा जा रहा है। इसी में अगर पूछा जाता कि विच चाइल्ड इज मोस्ट इंटेलिजेंट, सेकंड नहीं होता, अगर केवल पूछता विच चाइल्ड इज मोस्ट इंटेलिजेंट, तो आप बता सकते थे आसानी से डी। और ऐसे जो केस होंगे मोस्ट इंटेलिजेंट या लीस्ट इंटेलिजेंट वाले जो केस होंगे, मतलब जो एक्सट्रीम इनको डिनोट करने वाले होंगे, इनको करने के लिए हमको ये सब बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बिना इनको बनाए भी ये बता सकते हैं कि लीस्ट इंटेलिजेंट कौन है, मोस्ट इंटेलिजेंट कौन है, मतलब एक्सट्रीम इंड पे आने वाले कौन कौन हो सकते हैं। वो भी मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में करके दिखाऊंगा कि कैसे आप बिना कुछ भी बनाए इसको बता सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 5 बॉयज पार्टिसिपेटेड इन अ कॉम्पिटिशन, रोहित वॉज रैंक्ड लोअर देन संजय। रोहित क्या है, रोहित की रैंक क्या है, लोअर देन संजय, तो मैंने रोहित के लिए आर लिखा और संजय के लिए ये लिखा एस। विकास वॉज रैंक्ड हायर देन ओनली दिनेश। अब देखिए वही केस आ गया कि विकास की रैंक क्या है, हायर देन ओनली दिनेश, मतलब क्या है, दिनेश से ही केवल हायर है, मतलब दिनेश क्या हो गया, सबसे नीचे वाला पर्सन हो गया, ये आपको पता चल गया। तो ऐसे हम लिखेंगे तो ऐसे ही कि विकास इज ग्रेटर देन डी, लेकिन आपको ये पता चल गया ये दिनेश क्या है, सबसे पीछे वाला बंदा है। फिर देखते हैं क्या है, कमल्स रैंक वॉज बिटवीन रोहित एंड विकास, कि कमल की जो रैंक है वो आपके रोहित और विकास की रैंक के क्या है, बीच में है। तो रोहित और विकास की रैंक के बीच में है, तो कहाँ पे ये हो सकता है, तो इसके लिए आपको इस स्टेटमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। आपको पता क्या है कि डी क्या है, सबसे आपका पीछे का पर्सन है या सबसे आपका लास्ट आया वाला पर्सन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी। और विकास क्या है, केवल इसी से बड़ा है, ठीक है, और किसी से बड़ा नहीं, मतलब सेकेंड नंबर पे आ जाएगा वी। इतनी बात आपको समझ में आई। फिर क्या है कि एस क्या है, बड़ा है आर से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एस इज ग्रेटर देन आर। अब एक पर्सन यहाँ पे और आ सकता है, एक पर्सन यहाँ आ सकता है, 2 पर्सन की प्लेस यहाँ पे हमने फिल कर दी है, तो कौन सा होगा, कमल ही होगा। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया कमल्स रैंक वॉज बिटवीन रोहित एंड विकास। यहीं पे अगर ये ओनली नहीं होता, ये ओनली नहीं होता, तब आपके लिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। क्यों, फिर होता विकास वॉज रैंक हायर देन दिनेश, कि विकास की रैंक क्या होती, दिनेश से हायर होती। लेकिन अब हमको ये पता नहीं है कि दिनेश आपका लास्ट वाला पर्सन है, तो हम कमल की पोजीशन को भी नहीं बता सकते थे। दिनेश है क्या वो आर एस से बड़ा है, या आपका विकास भी क्या आर से बड़ा है या एस से बड़ा है, और कुछ दिया ही नहीं था। तो इस केस में तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइन कर सकते थे, इसका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन जब यहाँ पे हमको ओनली दे दिया गया और आपको इसको पहचानना आता है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ओनली का मतलब क्या हो गया, तब हमने इस अरेंजमेंट को पूरा बना लिया। और अगर आप इस ओनली वाले केस को नहीं इंटरप्रेट करना जानते थे, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते, तो हो सकता है आप गलतियां कर सकते थे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इसका यूज़ क्या होगा और कैसे आप क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपका बन गया है हु वाज द हाईएस्ट, तो आप बता सकते हैं एस फॉर क्या है, संजय वाज द हाईएस्ट, ठीक है। और मैंने अभी जैसा बताया था कि जब भी एक्सट्रीम पोजीशंस बतानी हो, आपको एक्सट्रीम पोजीशन बतानी हो, तो आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे अगर पूछा जाता सेकंड हाईएस्ट कौन है, तब तो आपको पूरा बनाना ही पड़ेगा। सेकंड हाईएस्ट के लिए कि ये आपका आर से कौन है, रोहित, तो ये आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हाईएस्ट केवल पूछा जाता
और यहाँ पे हमको कुछ भी बनाना नहीं होता, तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते थे? तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमको पूछा गया सबसे ज़्यादा या सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाला कौन है या सबसे प्रथम कौन आया है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, देखिए पढ़ते हैं। 5 बॉयज पार्टिसिपेट इन कंपटीशन, रोहित वॉज रैंक्ड लोअर देन द संजय। मतलब रोहित तो आपका क्या होगा, फर्स्ट नहीं आया होगा, तो मैं इसे काट दूंगा। संजय बड़ा है इसलिए संजय को रखूंगा। फिर से विकास वॉज रैंक्ड हाइयर देन ओनली दिनेश। अब इससे मुझे ये भी पता चल गया कि दिनेश की रैंक क्या है, सबसे नीचे है, और विकास की रैंक सबसे ऊपर नहीं, केवल दिनेश से ही ऊपर है, तो विकास को भी आप काट दीजिए। फिर क्या है, कमल्स रैंक वॉज बिटवीन रोहित एंड विकास, और कमल की रैंक क्या है, रोहित और विकास के बीच में है, ना तो रोहित से बड़ी है ना तो विकास से छोटी है, तो कमल की भी रैंक क्या होगी, बीच में होगी, जिसको भी आप काट दीजिए। तो बचा कौन रह गया, केवल और केवल संजय। हमको ये सब कुछ नहीं ड्रॉ करना था, कुछ बनाना नहीं था। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ तो आएगा नहीं कि हम पेज में उसको लेके काटते रहेंगे, जो बचेगा लिख लेंगे। एग्जाम में तो स्क्रीन पे लिखा रहेगा, और स्क्रीन पे काटना तो मेरे ख्याल से बुद्धिमानी वाला काम तो होगा नहीं। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो जब देखेंगे आप कि जो पर्सन आपका कटता जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने काट दिया, तो आप क्या करेंगे, जो जो पर्सन आपका कटता जाएगा उसे आप कॉपी में नीचे लिखते रहिए। रोहित को पता चल गया कि रोहित नहीं हो सकता, तो रोहित के लिए आर लिख लीजिए। फिर संजय का पता था कि वो हो सकता है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। विकास का पता चल गया तो वी लिख लिया। दिनेश का पता चल गया तो डी लिख लिया। कमल का पता चल गया तो यहाँ पे के लिख लिया। तो अब मैंने 4 पर्सन्स को लिख लिया। देख लीजिए कौन सा पर्सन छूटा रह गया, तो आप देख लेंगे संजय छूटा रह गया, तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो एग्जाम में आप इस तरीके से करेंगे। तो जब भी आपसे पूछा जाता है, इसी में पूछा जाता क्या कि कौन सा आपका लीस्ट पर्सन होता है, सबसे पीछे वाला पर्सन कौन सा होता, तो उसे आप कैसे करते, तो उसे आप केवल इस सिंगल लाइन की हेल्प से भी कर सकते थे कि विकास वॉज रैंक्ड हाइयर देन ओनली दिनेश, कि केवल दिनेश से ही वो ऊपर है, मतलब दिनेश क्या है, सबसे छोटा या सबसे नीचे आने वाला पर्सन होगा। तो इसी तरह से आपको करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है एग्जाम में, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो कर लेना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, हु इज शॉर्टर देन सुशील। अब ये क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, इसका लेने का बस एक ही मोटिव है मेरा कि यहाँ पे जैसे आपका क्या लिखा हुआ है, हु लिखा आता है, बट लिखा आता है, तो ये सब किसको रेफर करते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको ये रेफर करते हैं, किस स्टेटमेंट को किसके साथ जोड़ना है, किस पर्सन की बात हो रही है। तो यही सब क्लियर करने के लिए मैंने केवल ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपके लिए लिया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पसंद भी आएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, तो हम इसको बना लेते हैं कि रोशन क्या है, हार्दिक से बड़ा हो गया। हु इज शॉर्टर देन सुशील, हु इज शॉर्टर देन सुशील, कौन सुशील से बड़ा है, हु, हार्दिक या फिर रोशन, किसके बारे में बात हो रही है, तो आप बताइए किसके बारे में बात हो रही है। तो इतना सा बस ध्यान रखिए, कहीं पे अगर आता है हु, तो ये हमेशा अपने पास वाले पर्सन या कह लीजिए जो पहला स्टेटमेंट होगा उसका जो सेकंड पर्सन होगा उसके बारे में ये जानकारी देता है। तो इसको आप ऐसे लिस्ट बना के याद रखने की जरूरत नहीं। मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट में भी आपको बताया था यही बात कि अगर कोई भी प्रोनाउन आता है, हु आ गया, विच आ गया, तो ये हमेशा अपने पास वाले पर्सन या सेकंड पर्सन के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी आपका कंजंक्शन आता है, जैसे एंड, बट, तो वाइल, ये सब आते हैं, तो ये हमेशा अपने फर्स्ट पर्सन के बारे में जानकारी देते हैं या फिर उस पर्सन की जानकारी देते हैं जो कि उनसे दूर होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। तो यहाँ पे हु इज शॉर्टर देन सुशील, तो हार्दिक के बारे में ही बात की जा रही कि हार्दिक क्या है, सुशील से छोटा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सुशील को, और सुशील इज ग्रेटर देन हार्दिक, या हार्दिक इज लेस देन सुशील। फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा, निजा इज टॉलर देन हैरी, तो निजा क्या है, हैरी से बड़ी है, तो निजा के लिए एन लिखेंगे, और ग्रेटर देन, अब देखिए क्या है, हैरी है और ये क्या है, हार्दिक, दोनों एच एच के साथ हैं, तो दोनों को आपको पहचानना होगा। तो हैरी के लिए मैं एच वाई लिख लेता हूँ, जिससे मैं समझ जाऊंगा ये हैरी है। तो निशा इज टॉलर देन हैरी, बट फिर से अगर आपको पता नहीं होगा तो आप अंदाजे से लगाएंगे, लेकिन अगर आप पता ही कंजंक्शन है बट, तो बट किसके बारे में बताएगा, अपने से जो दूर पर्सन होगा। कौन सा दूर है, निजा दूर है, या कह लीजिए जो फर्स्ट पर्सन होगा, निजा फर्स्ट पर्सन है, तो बट शॉर्टर देन हार्दिक, कि निजा क्या है, हार्दिक से छोटी है। तो यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे और ये एच लिख लिया हमने, हार्दिक। फिर देखिए क्या है, सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, कि सुशील क्या है, रोशन से छोटा है। सुशील इज शॉर्टर देन रोहन, तो सुशील इज शॉर्टर देन रोहन, हमने कुछ इस तरीके से बना लिया। ये तो हो गया हमारा क्या, स्टेटमेंट पूरा। अब पूछा क्या गया, हु इज द टॉलेस्ट, तो हु इज द टॉलेस्ट,
हु इज़ द टॉलेस्ट मैं बताता हूँ एक बार आपको कंबाइन करके इनको कैसे कंबाइन किया जाता है, क्योंकि जब मैंने इनइक्वलिटीज़ की वीडियोस बनाए थे तो वहाँ पर भी बाद में कई सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर कंबाइन करके भी हमको दिखाइए कैसे सॉल्व करना है। शॉर्टकट तो ठीक ही है लेकिन ऐसे भी बताइए, तो एक बार ऐसे ही बता देता हूँ और एक बार जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था वैसे भी आपको बताता हूँ। तो इसको आप कंबाइन करना शुरू करिए। तो आर क्या हो जाएगा, आर ये क्या है, रोशन हार्दिक से बड़ा है और हार्दिक से बड़ा कौन है, सुशील भी है। तो यहाँ पे आर के बाद क्या आएगा, हार्दिक आएगा या फिर बीच में एस आएगा, कौन आएगा। तो इस वाले स्टेटमेंट को देखिए, आर क्या है, सुशील से बड़ा है, तो आर इज ग्रेटर देन सुशील। और सुशील क्या है, हैरी से बड़ा है, तो सुशील इज ग्रेटर देन हैरी। और उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ईजी है। तो ये तो बन गया हमारा क्या, ये ऑर्डरिंग हमारी बन गई कि कौन बड़ा है और छोटा है। ठीक है, तो ये बढ़ते से घटते हुए क्रम में मैंने बनाई है। हु इज़ द टॉलेस्ट, तो आप बता सकते हैं रोशन इज़ द टॉलेस्ट। तो ईजिली हमने बता दिया, ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगा। पूछा जाएगा अब, लेकिन इसी में अगर पूछ देगा हु इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट, तो सेकेंड टॉलेस्ट कौन है, सुशील। लेकिन आप इसे किसी भी शॉर्टकट से नहीं निकाल पाएंगे कि सेकेंड टॉलेस्ट कौन है, आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा। हाँ, ये बना करके भी आप बता सकते हैं कि सेकेंड टॉलेस्ट कौन है, अगर आपने रोशन को निकाल लिया कि वो टॉलेस्ट है और रोशन से छोटा कौन है, सुशील। लेकिन आपको ये तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और अगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं बना और केवल निकालना हो कौन सा टॉलेस्ट होगा, तो फिर से वही कहानी कि रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, तो मैं हार्दिक को कट करूंगा या ऐसे मैं लिख लूंगा कि हार्दिक लिख लिया। हु इज शॉर्टर देन सुशील, अब सुशील भी हमारा बड़ा है तो सुशील को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। निज़ा इज टॉलर देन हैरी, निज़ा क्या है, हैरी से बड़ी है, मतलब हैरी छोटा हुआ था, हैरी भी मैंने लिख लिया। बट का मतलब क्या आ गया, निज़ा के बारे में आ गया, बट शॉर्टर देन हार्दिक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपकी निज़ा भी शॉर्टर होगी किसी ना किसी से, तो निज़ा को भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर आगे सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, सुशील क्या है, रोशन से छोटा है, मतलब सुशील भी आ गया इस लिस्ट में, सुशील को भी लिख लिया। अब देखिए आपके 5 पर्सन थे, 4 मैंने लिख लिए, बचा कौन रह गया, रोशन, मतलब वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, टॉलेस्ट पर्सन जो होगा कौन होगा, रोशन होगा। देखिए कुछ भी ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप करते जाइए और आपका आंसर मिल जाएगा। अब एक बार आपको रोशन मिल गया टॉलेस्ट, अब यहाँ से पूछा जाता कि हु इज सेकेंड टॉलेस्ट, तो ये रोशन जब आपको टॉलेस्ट मिल गया ना, तो आप बता सकते हैं कि अच्छा रोशन से छोटा कौन है, तो यहाँ पे सुशील दिया हुआ है, तो सेकंड टॉलेस्ट हो जाएगा। थर्ड पूछेगा तो आपको पूरा बनाना ही पड़ेगा। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि केवल एक्सट्रीम एंड पे अगर आने वाले पर्सन्स को पूछा जाए, रोशन को चाहे यहाँ पे बात की जाए हैरी की, इन दोनों के बारे में अगर जानकारी होती कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तब तो आप शॉर्टकट लगाइएगा जो मैंने यहाँ पे सिखाया हो। लेकिन उसके बाद कोई भी बीच का मिडिल का पर्सन पूछा जाए, सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी, तो उसके लिए आप पूरा बना ही लीजिएगा, वरना कई बार ऐसा क्या होता है एग्जाम में गलतियाँ हो जाती हैं, तो बना कर ही करिएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे कौन रेफर करते हैं, और ये जो शॉर्टकट होता है टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट वाला, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, जहाँ पे डेट की बात की जाती है, डेट ऑफ बर्थ की बात की जाती है, सन की बात की जाती है कि किसी की माँ को याद है कि उसकी बेटी का जन्म इस सन से इस सन के बीच में हुआ था, उसके भाई को याद है इस सन से इस सन के बीच में हुआ था, उस लड़की को याद है इस सन से इस सन के बीच में हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप काफ़ी इनकाउंटर होते होंगे। तो वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, यहाँ पे मैंने 4th एग्जाम्पल लिया हुआ है, करके आपको दिखाता हूँ। क्या लिखा है, प्रबीर रिमेंबर्स दैट हिज फादर्स बर्थडे इज बिटवीन 13th and 16th ऑफ मई। तो जब मैंने बताया था, शायद एक क्वेश्चन मैंने इस तरह का किसी और पार्ट में बताया था, मुझे भी याद नहीं कहाँ पे बताया था, लेकिन ये याद है मैंने बताया हुआ है। कह रहे हैं कि प्रबीर को याद है कि उसके पिता का जो बर्थडे है वो 13 और 16 मई के बीच में है। तो जब भी बात आ जाएगी बिटवीन की, कि बीच में है, तो जो भी डेट यहाँ पे लिखी होगी उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब उसके फादर का बर्थडे कब हो सकता है, या तो 14 मई को या तो 15 मई को, ना तो 13 को लेंगे ना तो आप 16 को लेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, वेयर एज हिज सिस्टर रिमेंबर्स दैट देयर फादर्स बर्थडे इज बिटवीन 14th and 18th ऑफ मई। लेकिन उसकी सिस्टर को क्या याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 मई के बीच में है, मतलब ना तो 14 को होगा ना तो 18 को होगा। तो कौन कौन सी डेट बचती हैं, 15, 16 और 17। ये उसकी बहन को याद है, ये प्रबीर को याद है और ये उसकी सिस्टर को याद है। तो आपको बताना क्या है कि ऑन विच डे ऑफ मई देयर फादर्स बर्थडे इज, तो कौन से दिन पे उसके फादर का बर्थडे है, तो दोनों को मिला लीजिए, दोनों में कॉमन क्या रहा है, 15। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन आएगा और आप ऐसे
कॉमन ढूंढेंगे क्या आ रहा है और वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन तब जब आपको ये याद होगा, कई लोगों को नहीं समझ में आता है तो जैसे लिखेंगे कि प्रवीर को याद है तो ऐसे लिख लेंगे 13, 14, 15 फिर 16, और उसकी बहन को याद है 14 से 18 तो 14, 15, 16, 17, 18। अब कॉमन ढूंढिए तो 14 और 15, 16 ये तीन आपको डेट ये कॉमन मिलती हैं। तो इस केस में तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे कि एक आंसर कौन सा होगा, तो वो नन ऑफ दिस पे क्लिक करके आ जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, जब भी बिटवीन लिखा होगा तो जो भी आपके सामने डेट लिखी होती है उनको आप एक्सक्लूड करते हैं, उन्हें आप इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा जो भी आपका बचता है वही आप लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इस तरह का भी एक टाइप आता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने कवर करा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका एक टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी आपका पूछा जाता है, थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। मैथ के क्षेत्र में भी पूछा जाता है और रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन देखिए, द कोच अराइव्ड एट प्ले ग्राउंड एट 8:35 कि कोच क्या है 8:35 पे प्ले ग्राउंड पे पहुंच गया है, मतलब 8:35 पे। राकेश अराइव्ड 45 मिनट्स लेटर कि राकेश 45 मिनट बाद पहुंचता है। एंड वॉज 15 मिनट लेट फॉर द ट्रेनिंग, और 15 मिनट लेट होता है, ठीक है। बाई हाउ मच टाइम डिड द कोच कम अर्ली देन द शेड्यूल्ड टाइम, बताइए कि कोच कितने देर पहले आ गया है शेड्यूल्ड टाइम से। तो कैसे निकालना है आपको, तो क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि कोच कितने पे आया है, 8:35 पे आया है, और राकेश कितने पे आया है ये दिया नहीं गया, ये बताया गया कि 45 मिनट लेट आया है अपने कोच से, कि 45 मिनट के बाद आया है। तो कितने पे पहुंचा होगा, तो 8:35 में आप 45 मिनट जोड़ दीजिए तो कितने पे पहुंच जाएंगे आप, 9:20 पे पहुंच जाएंगे। तो ये राकेश के पहुंचने की टाइमिंग है। लेकिन ये जो टाइम है ये 15 मिनट लेट है, मतलब 15 मिनट इसमें समय आप घटा दीजिए। तो घटा देंगे अगर 15 मिनट इसमें, तो कितने पे पहुंचेंगे आप, 9:05 पे, मतलब 9:05 पे राकेश को पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो 9:20 पे पहुंचा है। तो अब आप बताइए कि उसके कोच कितने देर पहले पहुंच गए थे, मतलब शेड्यूल टाइम था 9:05, लेकिन कोच कितने पहुंचे थे, 8:35 पे पहुंचे थे। तो इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितने का है, 30 मिनट का। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए करना तो आसान है इसको, लेकिन इस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेंगे। और दूसरी बात ये थी कि इस तरह के क्वेश्चंस देख के कई बार लोग डर भी जाते हैं, या नहीं ध्यान आता है कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कौन से टाइप में किया था, रीजनिंग में किया था, मैथ में किया था, कहाँ किया था। और अगर नहीं समझ में आता है तो लोग सोचते हैं कि छोड़ के आगे बढ़ते हैं, जबकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। करिए आप, तुरंत आपको नंबर मिलते हैं, 5 से 10 सेकंड लगता है हार्डली करने में। ओके, आप इजीली नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। ए क्या है, बी से बड़ा है, बट आने का मतलब क्या है, बी नहीं, ए के बारे में बात हो रही है। बट शॉर्टर देन सी मतलब सी क्या है, ए से बड़ा है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था। डी इज टॉलर देन ई, डी क्या है, ई से बड़ा है, बट शॉर्टर देन बी, लेकिन क्या है, बी से छोटा है, ठीक है। एफ इज टॉलर देन डी, एफ क्या है, डी से बड़ा है, बट शॉर्टर देन सी, लेकिन सी से क्या है, छोटा है। अब आपको बताना क्या है, हु एमंग देम इज सेकेंड शॉर्टेस्ट, कि दो ये जितने भी आपके पर्सन्स हैं इसमें सेकेंड नंबर पे शॉर्टेस्ट कौन सा पर्सन है। तो अब अगर एक्सट्रीम पे पूछा गया होता तो हम आसानी से कर लेते, हम सब ने देखा है कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड शॉर्टेस्ट पूछा गया तो हमको इसकी ऑर्डरिंग को लगाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, मैं पहला स्टेटमेंट लेता हूँ, यहाँ पे इसे लिख लेता हूँ, सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे बी को देखते हैं, बी से क्या है, बी से रिलेटेड ये आपका एक पेयर दिया गया है, क्या है, बी इज़ ग्रेटर देन डी एंड डी इज़ ग्रेटर देन ई। तो इसे भी लिखते हैं बी इज़ ग्रेटर देन डी एंड डी इज़ ग्रेटर देन ई। फिर आगे बढ़ते हैं हम, और क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सी इज़ ग्रेटर देन एफ एंड एफ इज़ ग्रेटर देन डी। तो सी एफ क्या है, सी से छोटा है लेकिन डी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा डी से बड़ा, हमने बी लगा दिया, और सी के बाद यहाँ पे कोई भी प्लेस खाली नहीं है। तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आपके सामने इनकाउंटर हो कि आपको एफ की यहाँ पे पोजीशन ही नहीं मिल रही है, ना तो आपको स्टेटमेंट से कहीं पे कोई हिंट मिल रहा है कि एफ कहाँ पे हो सकता है, तो ऐसे केस में हम एफ की पोजीशन को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ की पोजीशन को जब हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना पता है कि वो सी से छोटा होगा लेकिन आपका डी से बड़ा होगा, मतलब वो भी कहीं ना कहीं इस प्लेस और इस प्लेस के बीच में होगा। तो इसे आप कुछ इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए, हु एमंग देम इज सेकेंड शॉर्टेस्ट, कि
कौन सा इसमें से सेकंड नंबर पे शॉर्टेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए एफ का क्या रोल आ रहा है क्या, तो आप देखिए सेकंड शॉर्टेस्ट मैंने ये बढ़ते घटते क्रम में लगाया हुआ है। तो सबसे छोटा कौन आ रहा है, ई आ रहा है, और उसके बाद कौन आ रहा है, डी आ रहा है, और एफ क्या है, डी से तो बड़ा है, ये पता है, मतलब एफ का यहाँ पे कोई भी रोल ही नहीं है। तो इसका मतलब हम सेकंड शॉर्टेस्ट के लिए बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा, डी आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें तो हमने बता दिया डी आंसर होगा, कोई भी मुश्किलात सामने नहीं आए। लेकिन अगर इसी में पूछा गया था हु इज सेकंड हाईएस्ट, किस दूसरे नंबर पे हाईएस्ट कौन होता, तो उस केस में आपका आंसर क्या होता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी एंड डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी सबसे बड़ा पर्सन है और उसके बाद आपका ए आ रहा है, ये तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमको एफ की पोजीशन पता नहीं है, बस इतना पता है एफ क्या है, सी से छोटा है और डी से बड़ा है, लेकिन कौन से जगह पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, हमको कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे ए आ सकता है या फिर एफ आ सकता है, तो बी भी आ सकता है। तीनों की पोजीशन यहाँ पे क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है, कुछ भी पता नहीं है। ग्रेटर है लेकिन कौन किससे, ए बी से आपका बड़ा है, लेकिन f आपका कहाँ पे है, f से बड़ा है या फिर a से भी छोटा है f, और b से बड़ा है या फिर b से भी छोटा है, कुछ नहीं पता है। तो ऐसे केस में अगर आपसे पूछा जाएगा, जब भी इस तरह का केस आएगा जहाँ पे आपके किसी भी एलिमेंट की पोजीशन क्या है, अनसर्टेन है, तो ऐसे केस में आपका आंसर क्या होगा, सी एंड डी होगा। या फिर अगर ऑप्शंस ऐसे दिए हों, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते कि हु अमंग देम इज सेकंड शॉर्टेस्ट, एक आंसर होता सी, एक आंसर होता आपका डी, एक आंसर होता ई, और एक आंसर होता आपका एफ। 4 ही ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं एफ। इस केस में तो एफ लगा सकते हैं क्योंकि सी सबसे बड़ा है, डी सेकंड नंबर पे, ई आपका सबसे छोटा है। इन तीनों की पोजीशन तो फिक्स है ना, तो ये तो तीनों हो नहीं सकते, मतलब क्या होगा, फिर एफ ही होगा जो कि यहाँ पे आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको यहाँ पे सी एंड डी ऑप्शन मिलेगा जिसको आपको लगाना होगा, क्योंकि एफ की पोजीशन यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो एक तरह का ये भी केस बनता था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं जो कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन से हैं। तो 6 क्वेश्चन और 6 टाइप मैंने बताए हैं, और सबकी क्या खासियत है ये भी मैंने आपको बताई है। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में उनको सॉल्व करने में। और इससे जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा इसी ऑर्डरिंग का ही, इनइक्वालिटी पे जो बेस्ड होते हैं, जो आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो करके आपको दिखाऊंगा मैं। और वो करने के बाद भी आप देखेंगे आपके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन को लेकर के। और ये 3 नंबर तो समझिए आपके एकदम फिक्स ही हो गए हैं, जो आप एग्जाम में पा लेंगे, वो भी बहुत ही कम समय, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 1.5 मिनट का समय रहेगा ये 3 नंबर प्राप्त करने में आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ आपके लिए फलीभूत हो रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। साथ ही साथ एक और बात कि रैंकिंग और ऑर्डरिंग से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप कमेंट में पोस्ट करिए। अभी लास्ट में मैं सबसे लास्ट में एक वीडियो बनाऊँगा, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगेंगे उनको लेकर के भी एक वीडियो बनाऊँगा, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो यूज़फुल वीडियोस हैं जो मैं डेली देता हूँ आपको मिलती रहें, और आपकी जो प्रिपरेशन है और भी अच्छी होती रहे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।